एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 विच इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे विद न्यू टॉपिक्स जो कि है इंडेंजर्ड स्पीशीज, रेड डेटा बुक, माइग्रेशन, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलो हम फटाफट अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? ये वो स्पीशीज होती है जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंच गई है, मतलब खत्म होने की कगार पर हो गई है। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं या प्लांट्स कौन से होते हैं? वो जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं हमारे अर्थ पे, जैसे कि डायनासोर हो गया। डायनासोर अब हमारे अर्थ पर नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ऐसे जो भी स्पीशीज हैं, वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो, जो कि अब खत्म हो जाएंगे अगर हम उन पर ध्यान ना दें। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सेव द टाइगर। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि टाइगर जो है वो अभी क्या है, हमारे इंडिया में खत्म होता जा रहा है ना। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं ताकि हम अपने टाइगर्स को सेव कर सकें। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसको हमें बचाने की जरूरत है। उनके लिए जो भी कंडीशन है रहने की, उनको सरवाइव करने की, वो सारी कंडीशंस हमें उनको देनी पड़ेंगी, तभी तो वो बच पाएंगे। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इंडेंजर्ड स्पीशीज दोज स्पीशीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अभी खत्म हुए नहीं है, बट अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो खत्म हो जाएंगे, थोड़े एक्सटिंक्शन के डेंजर को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा रेड डेटा बुक। अब देखो, जो ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे स्पीशीज हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जो कि ऑलरेडी बहुत ही कम बचे हैं हमारे अर्थ पर, या फिर हमारे, अगर हम सिर्फ इंडिया को लेकर के चले तो वो भी चीज हो गई, लेकिन अभी हम पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं। तो एक बुक होती है, उसका नाम है रेड डेटा बुक। रेड नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा डेंजर का साइन होता है, रेड कलर है ना। तो वो इसीलिए बनाया गया है कि इट कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो भी ऐसी स्पीशीज है जो खत्म होने वाली है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका जो पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा डेटा होता है, वो इस बुक में रहता है। तो इसी बुक को इसीलिए हम लोग रेड डेटा बुक कहते हैं। माइग्रेशन क्या होता है कि जब बहुत सारी एनिमल्स, वो बर्ड्स भी हो या एनिमल्स हो, तो वो क्या करेंगे, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहे हैं ग्रुप में, ऐसा नहीं कि एक बर्ड या एक एनिमल जो है वो मूव कर रही है तो वो पूरे अपने ग्रुप के साथ में मूव करेंगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो उसी को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। उसी की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि माइग्रेशन इज द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक of a species from its own habitat to some other habitat। अपने खुद के हैबिटेट से क्या करते हैं, किसी दूसरे हैबिटेट पे मूव करते हैं। अब ये मूव क्यों करते हैं? फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर। कोई एक हर साल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं कि करते ही रहते हैं बस मूवमेंट, एक टाइम पीरियड में मूव करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और इनका मूवमेंट करने का कुछ एक पर्पस होता है, जैसे कि ब्रीडिंग। अब आप लोगों ने सुना होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में। साइबेरियन, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। साइबेरियन क्रेन जो होती है ना, ये रशिया में पाई जाती है। अब रशिया में क्या होता है, एक टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उसके लिए यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो जो ईस्टर्न रशिया है, वहां की जो साइबेरियन क्रेन होती हैं, ये मूव कर जाती है सर्दी के टाइम में, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ये चाइना में मूव कर जाती है। और जो वेस्टर्न जो रशिया है, वहां की जो साइबेरियन क्रेन होती हैं, जो उनके पास के एरिया से ईरान हो गया, ईरान को मूव कर जाएंगे, या तो फिर इंडिया में भरतपुर एक ऐसा प्लेस है जहां पर सर्दियों के टाइम में ये साइबेरियन क्रेन आ जाती हैं। ठीक है, ताकि वो सरवाइव कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इनको एग ले करना होता है, क्योंकि क्लाइमेट इनको क्या चाहिए, एप्रोप्रिएट चाहिए, बिल्कुल ठीक क्लाइमेट चाहिए एग को ले करने के लिए। तो अगर नहीं कर पाते तो ये किसी दूसरे प्लेस पर मूव कर जाते हैं। तो एग ले हो गया, ब्रीडिंग जिसको हम लोग बोलेंगे, कि ब्रीडिंग के पर्पज से भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती हैं पूरे ग्रुप के साथ में। ये होता है फ्लैमिंगो का, आपने नाम सुना होगा, हमारे इंडिया में आते हैं फ्लैमिंगो, एक टाइम में आते हैं। तो वो ये सारे क्यों, एक या दो फ्लैमिंगो तो नहीं आते, बहुत एक ग्रुप बना करके आते हैं। तो ये ग्रुप में जो मूवमेंट हो रहा है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज एंड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। आई होप आपको माइग्रेशन समझ में आया है।
ओके तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की रिसाइकलिंग क्यों जरूरी होती है? वैसे तो आप छोटे क्लासेस से ये चीज पढ़ते हुए आए होगे कि सेव द पेपर, है ना, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये चीज पता है कि 70s फुल ग्रोन ट्रीज, कितने 70s जो पूरी तरीके से ग्रो हो चुके हैं ना ट्री, वो चाहिए होते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा हमें जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमें चाहिए होते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। अब आप ये सोचोगे कि अगर हम लोग एक पेपर भी दिन में सेव करते हैं ना, तो इस तरीके से हम बहुत सारे, क्योंकि आप एक पेपर एक दिन में सेव करोगे तो ऐसे ही बहुत सारे जो भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी पेपर यूज कर रहे हैं, वो कितने ज्यादा ट्रीज को बचा सकते हैं। अब आपको टीचर्स हमेशा बोलती होगी पेपर टीयर मत करो, लेकिन एक पेपर से क्या हो रहा है ना, यही होता है। बट वो एक पेपर जो होता है ना, वो एक एक करके ही बहुत सारे पेपर्स बनते हैं और उसी तरीके से हम बहुत सारे ट्रीज को बचा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ ट्रीज को बचा रहे हैं। अब एक बात बताइए, ट्रीज को बचा के सकते हैं या तो फिर हम, पहली बात है कि हम इसको रीयूज कर ले, रिसाइकल कर ले, और हम इसको रिसाइकल भी काफी टाइम्स कर सकते हैं। मतलब 6 to 7 टाइम्स एक पेपर को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। ये स्टडी से वैसे देखा गया है कि 6 to 7 टाइम्स हम एक पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग जितनी ज्यादा हो सके हम उसकी करते रहेंगे तो पेपर जो हमारे पेड़ हैं उनकी कटिंग कम से कम होगी, है ना। दूसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग की बात ही नहीं हो रही। दूसरी चीज, अब जब एक पेपर बनता है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए होता है, ठीक है। पेपर के बनाने में वाटर चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि बनाने में ऐसा थोड़ी बन जाएगी भाई, मशीनरीज वगैरह भी लगती हैं और वो मशीनरीज को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, किसी भी फॉर्म में चाहिए हो, तो वो एनर्जी भी सेव होती है, वाटर भी सेव होता है। और इसको बनाने में फैक्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स भी लगते हैं, है ना। तो दूसरी चीज हमारी क्या हो गई? केमिकल। थर्ड चीज हो गई हमारी केमिकल। तो केमिकल, अब आपने ये चीज पढ़ी कि फैक्ट्री से केमिकल कहाँ जाते हैं? इनको डंप कर दिया जाता है, या तो फिर जो सॉइल है उसके नीचे, या तो फिर इनको वाटर बॉडीज में बहा दिया जाता है, तो वहां पे भी पॉल्यूशन होता है। तो ये केमिकल जितने कम बने उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो ये चीजों को भी हम लोग मिनिमाइज करते हैं, इनका यूज भी हम लोग मिनिमाइज करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो हम पेपर है उनको अगर हम सेव करते हैं तो वो हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए हर तरीके से कितना ज्यादा अच्छा है, कितनी ज्यादा अच्छी बात है ये सारी चीजें। तो आई होप अब से आप लोग ये चीज का ध्यान रखोगे कि पेपर कम से कम टीयर करना है, कम से कम फेंकना है, जितना ज्यादा रीयूज कर सके। होता है ना, नोटबुक फिल हो गई, 1-2 पेजेस बचे फेंक दिए, एटलीस्ट जो पेजेस बचे हैं उसको तो आप लोग यूज कर लो। ये भी तो आप कर सकते हो, तो आप जिस फॉर्म में भी यूज करो आप करिए, बट एटलीस्ट पेपर को सेव करने के सोचिए तभी होगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट आता है कि हम लोग रिफॉरेस्टेशन कैसे करें। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पहली चीज अभी हमने पढ़ी थी लास्ट वाली वीडियो में कि डिफॉरेस्टेशन, पेपर जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उनकी कटिंग हो रही है, कट कर रहे हैं, वो हो गया डिफॉरेस्टेशन। कुछ तो उसमें रीजंस ऐसे हैं जो बिल्कुल इनवैलिड हैं, जिसको हम लोग रोक सकते हैं, बट 1-2 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें अपने फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, वो थोड़े से वैलिड रीजन होते हैं। तो इसका क्या उपाय है? क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अगर कट भी कर रहे हैं अपने ट्रीज को तो उसकी जगह पे और हम क्या कर सकते हैं ताकि हम जो अपने प्लांट्स है उसको सेव कर सके, वो हम अब देख लेते हैं। अब हमारा आता है रिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन का ऑप्शन है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसका एक ही ऑप्शन है, ज्यादा दिमाग लगानी नहीं है, वो हो गया हमारा रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या हो गया कि रीस्टॉकिंग ऑफ प्लांट्स। जैसे कि जहां पर हमने प्लांट्स कट करे हैं जो हमें मजबूरी में करने पड़ रहे हैं, तो वो प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे, उनकी जगह पे हम एक दूसरा प्लांट लगा दें और सेम स्पीशीज का। मतलब कि अगर हमने मान लो मैंगो है ना, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि जैसे मैंगो ट्री है, मैंने मैंगो ट्री कट किया तो उसकी जगह में मैंगो ट्री ही लगा दूं दोबारा से, तो क्या होगा
और थोड़े फास्ट ग्रोइंग ट्रीज भी लगा सकती हूँ जिससे वो फटाफट हो जाए। लेकिन जो हमने प्लांट कट किया है उसकी जगह वही प्लांट लगाए तो वो ज्यादा बेटर है ना। तो सेम स्पीशी का हम प्लांट लगा दें और हम लोग कट पे कट किए जा रहे हैं, प्लांटेशन के बारे में सोच नहीं रहे, ये चीज गलत है। तो अगर हम प्लांट को कट भी कर रहे हैं उसकी जगह नया प्लांट लगा रहे हैं, मतलब रिफॉरेस्टेशन इसी को ही बोलते हैं, है ना। तो हम ये चीज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है हम सबके लिए कि इससे हम बच सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें अपने फॉरेस्ट में, अगर हमने अपना जो प्लांट है वो कट भी कर दिया उसके बाद अगर आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो ये नेचर के अंदर इतनी अच्छी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप ही कोई ना कोई नया प्लांट वहां पे ग्रो करने लग जाएगा थोड़े टाइम के बाद में। हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिजास्टर कर चुके हैं, तो बेटर है कि अभी बिल्कुल शांति से इस चीज के लिए सोचा जाए कि अब हम और क्या कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए, हमारे जो ग्रीन वेल्थ है उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, है ना। तो या तो फिर अगर हम प्लांट लगा सकते हैं जिसको हम लोग रिफॉरेस्टेशन बोलेंगे, ये कर दें। नहीं कर रहे तो जो जंगल में हम लोग कटिंग करके आए हैं एटलीस्ट उसको ऐसे ही छोड़ दें। इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है फॉरेस्ट के अंदर कि वो दोबारा से अपने नए प्लांट्स को वहां पर ग्रो कर देगा। दूसरी चीज क्या है, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, ये गवर्नमेंट हमारी लेकर, ये एक हमारी गवर्नमेंट इस पे काम करती है कि इसमें जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट एरिया के आसपास के जो एरिया है उनकी क्या बेसिक नीड है, वो भले ही कोई वाइल्ड एनिमल्स हो वहाँ के कोई ट्राइबल हो, वहाँ के कोई जो प्लांट्स है वो हो, कुछ भी हो, बट उनकी जो बेसिक नीड है उनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो करें, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है इस एक्ट के अंदर, कैसे हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन दोनों ही देखे जाते हैं। तो फॉरेस्टेशन इज वेरी गुड आइडिया इन प्लेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जहाँ पे हम कर रहे हैं वहां पे हम रिफॉरेस्टेशन कर दें, इतना तो हम कर ही सकते हैं टू सेव आवर एनवायरनमेंट जैसे हम बोलते हैं, है ना। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट चैनल को। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।